शिन एक लोनली ऑफिस वर्कर था जिसकी लाइफ में ना ही बंदी थी ना ही दोस्ती निभाने के लिए समय। उसकी सारी जिंदगी ऑफिस में चप्पल घिसते ही चली जाती, पर अचानक से ही वो एक जादू भरी दुनिया में जन्म लेता है जहाँ की बचपन से ही उसके पास एसएस रैंक मैजिक होता है। शिन वोल्फार्ड जापान में रहने वाला एक आम इंसान है जिसकी कोई जिंदगी नहीं थी, तो इसीलिए वो जानबूझ के घर जाने की बजाय ऑफिस में ही ओवर टाइम काम करता है और अपने कोवर्कर्स के पूछने के बाद भी वो उनके साथ ड्रिंक करने नहीं जाता। एक रात ओवर टाइम करने के बाद जब वो घर जा रहा था, वो इस सोच में खो जाता है कि वो किस तरह की घटिया जिंदगी जी रहा है और वो नोटिस नहीं करता कि कब ट्रक उसे आकर उसकी जिंदगी का दी एंड कर देता है। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ की मैजिक, डीमंस और हीरोज होते हैं। उसके जन्म के बाद जो उसकी पहली मेमोरी है वो एक डीमन अटैक के बाद की है, जिस अटैक में वो अकेला ही सरवाइव कर पाया था। उस तबाही में एक मजिशियन जिसका की नाम मर्लिन है उसे बचा लेता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है। शिन जंगल में मर्लिन के ग्रैंडसन की तरह रहता है और मर्लिन उसके ग्रैंडपा ही नहीं बल्कि उसके टीचर भी हैं और वो दोनों जंगल में एक आइसोलेटेड घर में रहते हैं। और क्योंकि उसे मॉडर्न वर्ल्ड की सारी चीजें याद है, वो जिस चीज में भी ट्रेन करता है वो उसमें एक्सीलेंट हो जाता है, भले ही वो मैजिक हो या स्वॉर्ड्समैनशिप। एक दिन वो डिनर हंट करने के लिए जंगलों में जाता है। वो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और अपने विड मैजिक का यूज करके कुछ चिकन्स को हंट कर लेता है। इसके बाद वो एक वाइल्ड बोर को भी हंट करता है और जब उसकी हंटिंग पूरी हो जाती है वो घर में वापस पहुंचता है और उन एनिमल्स को मर्लिन को दिखाता है। इसे देख के वो काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो शिन के मैजिक स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो लकड़ी में आग लगाएं। तो शिन अपने मॉडर्न वर्ल्ड से कंबशन प्रोसेस को याद करता है और बड़ी आसानी से लकड़ी में आग लगा देता है। तभी वहाँ मेलिडा और माइकल आते हैं। जब मेलिडा देखती है कि शिन ने एक बोर को हंट किया था, वो उसे डांट लगाने लगती है कि तुम इतना खतरनाक काम कैसे कर सकते हो। पर शिन कहता है ये उतना भी खतरनाक नहीं था क्योंकि मैंने ये मैजिक गियर भी पहना था। मर्लिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये जंगल तो उसके लिए अब गार्डन जैसा हो चुका है। वहीं माइकल उसे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देने आया है। 2 साल बाद ग्रैंडपा शिन को डीमंस को हंट करने के लिए लेकर जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो इस लायक हो चुका है कि अब उसे स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ना चाहिए। वो बताते हैं कि डीमंस तब पैदा होते हैं जब आम जानवर उन मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते जो कि उनके अंदर से फ्लो होती है। इसकी वजह से वो खुद पे से कंट्रोल खो बैठते हैं और ये चीज ह्यूमंस में भी हो सकती है। कई साल पहले एक ह्यूमन जिसने खुद पे से कंट्रोल खो दिया था, उसने लगभग उनके देश को डिस्ट्रॉय ही कर दिया। पर ऐन वक्त पर मर्लिन उसे हराने में कामयाब हुआ था। इसकी वजह से उन्हें नेशन के हीरो का टाइटल दे दिया गया। इसके बाद वो उन्हें सर्च मैजिक स्पेल सिखाते हैं जिसमें अपने बॉडी से माना को पतली सी लेयर में स्प्रेड करना होता है। जब वो माना अलग मैजिकल सिग्नेचर से कांटेक्ट में आता है, इससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा। वो कहते हैं कि इसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, पर वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि शिन पहली बार में ही इसे बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहा था। वो सर्च मैजिक का यूज करके कई सारे क्रीचर्स और लोगों को भी सेंस कर पा रहा था। तभी एक डायरेक्शन से वो एक बुरी एनर्जी को सेंस करता है। मर्लिन कहता है कि वो एक डीमन है, जिसके बाद वो दोनों उस डीमन से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। शिन अपनी तलवार निकाल लेता है और उस डीमन से भिड़ने के लिए उसके सामने चला जाता है। ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता और वो अपनी स्वॉर्ड जो कि अल्ट्रासोनिक स्पीड पे वाइब्रेट होती है और अपने जेट बूट्स का यूज करके बड़ी आसानी से मूव कर रहा था और वो कुछ सेकंड के अंदर ही उस डीमन को हराने में कामयाब होता है। ये सब देख के मर्लिन उसकी तारीफ करने लगते हैं और अपनी तारीफ सुन के शिन बड़ा खुश होता है। इसके बाद रात में जो तीनों बात कर रहे थे, जहाँ मर्लिन सभी को बताता है कि कैसे शिन ने अकेले ही एक डीमन को हरा दिया था। ये सुन के मेलिंडा कहती है इस लड़के में आखिर है क्या? जिस स्पीड से वो मैजिक सीख रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और साथ ही वो माइकल से तलवार चलाना भी सीख रहा है। ये सब देख के तो हमें अब यकीन कर लेना चाहिए कि वो दूसरी दुनिया से आया है। मर्लिन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो बस मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाता है, मेरे लिए वही काफी है। मेलिंडा कहती है कि वो बात तो है, मैं भी उसे अपने ग्रैंडसन की तरह ही समझती हूँ। जिसके बाद अगले दिन ग्रैंडपा शिन को अकेले बात करने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ मर्लिन उसे बताते हैं कि वो उसके असली ग्रैंडपा नहीं है और शायद जिस डीमन को उसने कल मारा था वो वही डीमन है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा होगा और ये एक चमत्कार ही है कि तुम उस डीमन के अटैक से बच गए थे। वहीं शिन को तो ये सारी चीजें पता ही थी और अब उसने अपने पेरेंट्स का बदला भी पूरा कर दिया है। वो उनसे पूछता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स थे कौन? मर्लिन कहता है कि ये तो अब हमें शायद कभी नहीं पता चलेगा। मर्लिन पूछता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? शिन कहता है कि वो भले ही मेरे पेरेंट्स थे पर मुझे वो याद नहीं है और वैसे भी मेरे पास आप, मेलिंडा और माइकल तो हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा ख्याल रखा। ये सुन के मर्लिन इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद हम सीधा 5 साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ अब शिन की उम्र 15 साल हो चुकी है और उससे मिलने के लिए अंकल डिस, क्रिस्टियाना, मार्क और टॉम आए हैं। डिनर के वक्त डिस उससे पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। वो कहता है कि क्योंकि वो कभी जंगल से बाहर नहीं गया, वो पास के ही टाउन को एक्सप्लोर करना चाहेगा, पर उसके अलावा उसका कोई गोल
पॉसिबल नहीं है। क्रिस्टीना कहती है वो एक रॉयल नाइट या डीमन हंटर बन सकता है, जिसके बाद वो एक एक करके उसे सजेशन देने लगते हैं और ऐसे करते करते उन्हें पता लगता है कि शिन कभी शॉपिंग पे गया ही नहीं था और उसे पैसों का यूज करना भी नहीं आता। वहीं मर्लिन कहता है कि उसने बस उसे मैजिक वगैरह ही सिखाया और ये सब सिखाना तो भूल ही गया। इसके बाद वो अपने स्पेशल स्पेल गेट का यूज करता है, जिससे वो वर्म होल के प्रिंसिपल्स का यूज करके कहीं भी जा सकता है। वो सभी को एक सुनसान सी जगह पे एक मैजिक टेस्ट के लिए लेकर जाता है, क्योंकि ग्रैंडपा का कहना था कि जंगल में उस मैजिक को टेस्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ग्रैंडपा शिन से कहते हैं कि इन सभी को अपने सबसे खतरनाक वाला स्पेल दिखाओ, जिसके बाद शिन स्पेल का यूज करना शुरू कर देता है। वो स्टोव के फ्लेम को इमेजिन करता है और उसमें इतना ज्यादा ऑक्सीजन डालता है कि जितनी उसकी जरूरत भी नहीं थी। ब्लू फ्लेम को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर ये तो बस शुरुआत थी। शिन उसमें हाइड्रोजन डाल के फायर को छोटी सी जगह पर कंप्रेस करता है और जब वो उसे अपने सामने वाले पहाड़ पर शूट करता है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने में लगता है कि जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं। मिलिंडा मर्लिन को सुनाने लगती है कि उसने शिन को इतना खतरनाक मैजिक क्यों सिखाया। किसी तरह शिन उसे शांत करा देता है, जिसके बाद वो सभी मीटिंग में बैठे हुए थे कि शिन को बाहर भेजना सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि जितनी उसके पास ताकत है उसे पाने के लिए नेशंस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अंकल डेस सजेशन करते हैं कि उन्हें शिन को मैजिक एकेडमी भेजना चाहिए। मर्लिन कहता है क्या तुम्हारा इरादा शिन को अपने देश में रखने का है। डेस कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं शिन को मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं करूंगा। शिन के पूछने पर डेस बताता है कि रॉयल कैपिटल में मैजिक एकेडमी एक स्कूल है जहाँ टैलेंटेड बच्चों को मैजिक सिखाया जाता है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम मैजिक सीखने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी बना पाओगे। ये सुन के शिन मैजिक स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। डेस उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल तक तो पहुंचा दूंगा, पर स्कूल में एंट्री लेने के लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसकी तैयारी तुम्हें खुद ही करनी होगी, क्योंकि मेरे देश की मैजिक एकेडमी में नोबिलिटी जरा भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। शिन पूछता है मेरे देश। डेस उससे बताता है मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया, पर मैं शायद किंगडम का राजा हूँ। ये सुन के शिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूछता है तो क्रिस्टीना और मार्क कौन है। क्रिस्टीना एक रॉयल गार्ड है और मार्क उनके कोर्ट का मैजिशियन और माइकल रॉयल नाइट्स का रिटायर्ड कमांडर है। शिन हैरान हो जाता है कि इतने सालों से वो इतने भारी भरकम लोगों के साथ था और उसे पता भी नहीं चला। शिन डिस से पूछता है कि आखिर एक किंग ग्रैंडपा का दोस्त कैसे बन गया। डिस बताता है जब डीमन ने हमारे किंगडम पर हमला किया था उस वक्त मैं स्कूल में था और लोगों के मना करने के बावजूद भी मैं अकेला ही डीमन से लड़ने चला गया था और मैं परलोक सिधारने ही वाला था, पर उसी वक्त मास्टर मर्लिन और मेलिडा ने आकर मुझे बचा लिया और तभी से हमारा देश उन्हें हीरो मानता हुआ आ रहा है। शिन कहता है इसका मतलब ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों पहले से ही एक टीम में थे। तभी क्रिस्टीना बताती है टीम नहीं, वो बल्कि एक समय हस्बैंड वाइफ भी रह चुके हैं और ये सब सुन के शिन को एक और झटका लगता है। इसके बाद ग्रैंडपा, ग्रैनी और शिन तीनों ही सिटी में रहने के लिए आ जाते हैं। उनके आने का पता लगते ही शहर में तो भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मैंशन में पहुंचते हैं जहां उनके स्वागत के लिए काफी सारे बटलर और मेड्स थे। जिसके बाद शिन शहर घूमने के लिए वहां से निकल जाता है, जहां पे वो पहली बार पैसों से कुछ खरीद के कुछ खाता है। घूमते घूमते वो सुनसान सी गली में पहुंच जाता है जहां पे कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। शिन उन्हें रोकने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। एक बंदा उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर वो उसके लिए बहुत स्लो था और वो उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और बाकी गुंडों को भी वो बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और वो तीनों गुंडे जमीन पे पड़े हुए थे। उनमें से एक लड़की उसको थैंक यू बोलती है और उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर शिन के मन में तितलियां उड़ने लगती हैं। आगे वो तीनों कैफे में जाते हैं जहां मारिया और सिसिली अपना नाम बताती हैं। यहाँ शिन को पता लगता है कि वो दोनों मैजिक एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो शिन भी उन्हें बता देता है कि वो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है। वो मारिया को हाथ मिला के गुड लक कहता है, पर जब वो सिसिली से हाथ मिलाने जाता है वो शर्मा जाती है, पर मारिया के चढ़ाने के बाद वो शिन से हाथ मिला ही लेती है। आगे मारिया कहती है क्या तुम जानते हो वाइसमैन मर्लिन और लेडी मेलिडा यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सुन के शिन उनकी बातों को टालने की कोशिश करता है। मारिया हैरान हो जाती है कि वो नेशनल हीरोज के बारे में सुन के एक्साइटेड कैसे नहीं है। शिन कहता है लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। मारिया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस साल तो उनका ग्रैंडसन भी एग्जाम देने जा रहा है और उसने तो उनके ग्रैंडसन के साथ अपने सपने भी सजा लिए थे। इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो एकेडमी में अपना रास्ता ढूंढ रहा था, पर जब वो एक नोटिस बोर्ड के आगे खड़ा था, पर एक घमंडी चोमू उसे जबरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। शिन उसके हाथ को मोड़ देता है और कहता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। इस चोमू का नाम कर्ट है और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग
करता है और वो शिन को धमकी देने लगता है। पर इससे पहले उनका झगड़ा आगे बढ़ता वहाँ क्राउन प्रिंस अगस्त आके उन्हें रोक देता है। उसके सामने कर्ट भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और शिन ये जान के हैरान हो जाता है कि वो उसके अंकल डेस का बेटा है, तो इस हिसाब से वो उसका कजन हुआ। ये सुन के अगस्त हंसने लगता है कि वो क्राउन प्रिंस से कितनी कैजुअली बात कर सकता है और असल में ये उसे अच्छा लगा था। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम दे रहे थे, जिसके बाद फिजिकल एग्जाम की बारी थी, जहाँ टीचर सभी को कहती है कि वो टारगेट पर अपनी पूरी मैजिक पावर से फायर करें। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक एक करके टेस्ट को परफॉर्म करने लगते हैं। वहीं ये सब देख के शिन का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि वो सभी अजीब अजीब इनकांटेशन करने के बाद वो स्पेल यूज कर रहे थे। और जब शिन की बारी आती है, टीचर कहती है कि किंग ने मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में बताया है, तो तुम अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल में ही रखना। इसके बाद शिन बिना किसी स्पेल की इनकांटेशन किए मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है, जो देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक को कंट्रोल करते हुए अपने टारगेट को शूट कर देता है, पर उसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये सब देख के टीचर उससे कहती है, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना पावर को कंट्रोल करना है। शिन कहता है मैंने कंट्रोल ही तो रखा था। इसके बाद सभी टीचर्स की मीटिंग चल रही थी, जहाँ शिन की ही ताकत के बारे में बात चल रही थी और टीचर बताती है कि उसने टॉप किया है। अगले दिन अगस्त और शिन स्कूल में अपनी यूनिफॉर्म लेने जाते हैं। वहाँ बैठी टीचर शिन से कहती है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर ऑलरेडी डिफेंस मैजिक कर दिया गया है, तो तुम्हें इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। शिन पूछता है अगर मेरी दादी इस पर मैजिक करेगी तो वो तो चलेगा ना। टीचर कहती है हाँ, अगर तुम्हारी दादी इस पे मैजिक करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के शिन खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो वो भी इस पे मैजिक कर ही सकता था। आगे वो शिन को बताती है कि उसने एग्जाम में टॉप किया है, तो उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी होगी। स्पीच देने के नाम से ही उसकी फट जाती है और वो कहता है कि प्रिंस अगस्त के होते हुए मैं कैसे स्पीच दे सकता हूँ। वहीं अगस्त बड़े ही ड्रामेटिकली कहता है कि स्कूल में नोबिलिटी या रॉयल्टी जैसा कुछ भी नहीं होता, सभी लोग अपनी मेरिट से ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए स्पीच तो तुम्हें ही देनी चाहिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम कर्ट को देखते हैं, जो कि काफी भड़का हुआ था, क्योंकि वो एस क्लास में होने की जगह ए क्लास में था और ऊपर से जिस लड़के की वजह से उसकी बेइज्जती हुई वो टॉप कर गया और वो उससे बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शिन यूनिफॉर्म पर लगे डिफेंस मैजिक को हटाकर अपना डिफेंस मैजिक लगाना चाहता है और बड़ी ही जल्दी वो ऐसा कर भी लेता है, पर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रैनी भी वहाँ पहुंच जाती है और जब शिन उसे अपना यूनिफॉर्म दिखाता है वो हैरान हो जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो शिन को प्रॉमिस करने को कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने खुद ही अपनी यूनिफॉर्म को एन्चांट किया है। एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान शिन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ उन लड़कियों को पता लगता है कि वो असल में है कौन और वो उससे पहले ही मिल चुकी है, जिसके पीछे वो दोनों लट्टू हो रही थी। शिन बड़ी ही आराम से अपनी स्पीच देने लगता है। वहीं ये सब देख के कर्ट का माथा फट रहा था। शिन, अगस्त और वो दोनों लड़कियां एस रैंक क्लास में डाल दी जाती हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों लड़कियां शिन को बताती हैं कि सिसिली को एक बंदा बहुत परेशान कर रहा है और क्योंकि उसकी फैमिली का रैंक उनसे ज्यादा है वो कुछ कर भी नहीं सकती, और जो लड़का उसे परेशान कर रहा था वो और कोई नहीं कर्ट है। वो चिल्लाता हुआ उसके पास आता है और सिसिली को छूने ही वाला था कि शिन उसे बचा लेता है। कर्ट चिल्लाता है कि सिसिली मेरी फियांसे है और तुम बीच में मत आओ। सिसिली को डर से कांपता हुआ देखकर शिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के सिसिली चिल्लाती है कि वो उसकी फियांसे नहीं है। तभी कर्ट फिर से अपनी फैमिली का नाम लेकर उसे धमकाने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ अगस्त आ जाता है और पिछली बार की तरह कर्ट फिर से वहाँ से दुम दबाकर निकल लेता है। आगे शिन कहता है कि अभी भी तुम्हें कर्ट से खतरा हो सकता है, तो इसलिए तुम लोग मेरे घर चलो। ये सुन के मारिया खुश हो जाती है क्योंकि उसे मर्लिन और मेरिडा से मिलने का मौका मिलने वाला है। ये सुन के अगस्त के दो बॉडीगार्ड जूलियन और थॉर भी उसके साथ जाना चाहते हैं। इसके बाद शिन अपने दादा दादी और अंकल डेस को सारी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि वो सिसिली के यूनिफॉर्म पर डिफेंस मैजिक करना चाहता है। ये सुन के ग्रैनी कहती है, क्या तुम जानते हो कि जो यूनिफॉर्म पर तुमने मैजिक परफॉर्म किया है उससे क्या हुआ है? वो एक नेशनल ट्रेजर बन चुका है और अगर तुम उसकी यूनिफॉर्म को भी एन्चांट करोगे तो वो भी एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगा, जो कि पता नहीं कितनी कीमत पर बिकेगा। ये सुन के सिसिली रोने लगती है और कहती है कि उसने शिन की काइंडनेस का फायदा उठाकर गलत किया। जिसके बाद वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मलिडा उसे रोकती है। वो उसकी ऑनेस्टी को देखकर खुश थी और शिन को उसकी यूनिफॉर्म को एन्चांट करने की इजाजत दे देती है। किंग भी सभी से कहती है कि वो इस बात को किसी को ना बताएं, नहीं तो मिलिट्री में सभी लोग इसकी मांग करने लगेंगे। जिसके बाद शिन सभी के यूनिफॉर्म पर सेम मैजिक कर देता है, पर मारिया पे नहीं करता क्योंकि उसने मना कर दिया था। इसके बाद शिन सिसिली से कहता है कि वो कल से उसे अपने टेलीपोर्ट मैजिक से घर छोड़ दिया करेगा, और जब वो सभी लोगों को अपना मैजिक दिखाता है वो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले दिन जब शिन स्कूल जा रहा था वो रास्ते में सर्च मैजिक का यूज करते हुए चेक कर रहा था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी सिसिली आकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे हर रोज स्कूल में छोड़ने जाना पड़ता है, पर शिन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। वहीं उनकी रोमांटिक बातों को देखकर मारिया
इंडिया का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं जब वो स्कूल पहुंचता है, अगस्त उसे चिढ़ाता है, अरे भाई स्कूल आते ही दो लड़कियों के साथ आ रहा है तू तो। तभी क्लासरूम में गिरती पड़ती एलिस आती है क्योंकि वो क्लासरूम के लिए थोड़ी लेट हो गई थी। जिसके बाद टीचर वहां पहुंच जाता है और स्कूल का टूर देने के लिए बाहर ले जाते हैं। वो उन सभी को डिफरेंट क्लब्स के बारे में बताता है, जैसे मैजिक और मैजिक पोशंस बनाना और यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग भी, और उन सभी को किसी एक क्लब को ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करता है। जूलियन कहता है कि अगर मैं प्रिंस का बॉडीगार्ड नहीं होता तो जरूर बॉडी बिल्डिंग क्लब में जाता, पर प्रिंस कहता है कि यहाँ मेरी रॉयल्टी नहीं चलती तो तुम जा सकते हो, क्योंकि वो अपने बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाना चाहता था। पर शिन किसी भी क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। तो अगस्त कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी क्लब पसंद नहीं है तो क्यों ना तुम अपना ही क्लब बना लो। ये सुन के वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि अगर शिन क्लब बनाता है तो वो उसे ज्वाइन करना चाहेंगे। टीचर उन्हें बताता है कि क्लब बनाने के लिए 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स चाहिए और एक फैकल्टी एडवाइजर। अगर तुम्हारे पास ये सब हो जाए तो तुम एक फॉर्म भर के क्लब बना सकते हो, और फैकल्टी एडवाइजर के लिए वो खुद का नाम दे देते हैं। इसके बाद वो सभी क्लब में डिस्कस करने लगते हैं कि वो आखिर करेंगे क्या, और एंड में डिसाइड होता है कि वो अल्टीमेट मैजिक क्लब बनाएंगे जिसमें वो मैजिक पे काम करेंगे। पर इन सारी बातों में शिन का तो कोई हाथ ही नहीं था। वो बेचारा तो क्लब बनाना भी नहीं चाहता था और उसके बिना कुछ बोले उसका क्लब भी बन चुका था और उसके मेंबर्स भी आ जाते हैं। इसके बाद हम किंग और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीमंस के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। पिछले 1 साल में डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब देख के डोमिनिक कहता है कि डीमंस की तादाद बढ़ तो रही है पर काफी धीरे धीरे, जिससे हमारा ध्यान उस पर ना जाए, और मुझे लगता है कि उन्हें आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद किंग इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ट का डैड उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है और उसके आने के बाद वो उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से आज किंग ने मुझे बुलाया। तुम अकेडमी में अपनी फैमिली का नाम कैसे यूज कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं ऐसा करना मना है? पर डरने की जगह कर्ट गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है कि मैं एक नोबिलिटी हूँ, पर इसके बावजूद भी मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता, और ये सब कुछ शिन की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि मैं अपनी पसंद की लड़की से बात भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि प्रिंस भी उसी की साइड ले रहा है। ये सब सुन के उसका डैड उसे पंच करता है और ऐसी बकवास करने के लिए उसे अपने रूम में लॉक करवा देते हैं। अगले दिन एकेडमी में वो सभी कर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ अगस्त सभी को बताता है कि कर्ट को उसी के रूम में बंद कर दिया गया है। शिन पूछता है क्या कर्ट हमेशा से ही ऐसा था? वो बताते हैं कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, पर जब से वो मिस्टर स्ट्रॉम की लैब में जाने लगा तब से उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब सा हो गया। वो बताते हैं कि शॉर्ट-टर्म टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाता था, पर क्योंकि उन सभी को उसका बर्ताव अजीब सा लग रहा था वो सब उसके पास नहीं जाते थे। वहीं दूसरी तरफ कर्ट की मॉम ने शॉर्टम को अपने घर बुलाया है और वो चाहती है कि वो कर्ट से बात करे। वो कर्ट के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम खास हो और जो भी तुम चाहो वो तुम पा सकते हो। कर्ट कहता है कि मुझे वो लड़की भी नहीं मिली और वो भी सिर्फ उस लड़के की वजह से। शॉर्टम उसके ऊपर कोई मैजिक यूज करने लगता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बदला लो, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सिसिली थोड़ी दुखी होने लगी थी क्योंकि कर्ट की प्रॉब्लम तो दूर हो गई है तो शिन उसे रोज स्कूल छोड़ने नहीं आया करेगा, पर वो जान के खुश हो जाती है जब शिन उससे कहता है कि वो अभी भी उसके साथ ही स्कूल आया करेगा। ये सुन के सिसिली खुश हो जाती है और शर्माने लगती है और ये सब देख के प्रिंस उन दोनों को ही चिढ़ाने लगता है। शिन उन सभी को बताता है कि वो अपने सर्च मैजिक से किसी के भी बुरे इरादों को सेंस कर सकता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये काम कैसे करता है, तो शिन बताता है कि जब उसने डीमन को हराया था तब उससे उसे बुरे इंटेंट फील हो रहे थे और अगर किसी इंसान के भी इरादे बुरे होते हैं तो वो उसे महसूस कर सकता है। एक स्टूडेंट उससे पूछता है जब तुमने डीमन को हराया था तब तुम कितने साल के थे? शिन कहता है शायद 10 साल का। उसका जवाब सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जब वो सभी क्लासरूम में जा ही रहे थे तभी शिन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और जो उसने सेंस किया था वो कर्ट था जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और अचानक से ही उनके ऊपर अपने फायर से हमला कर देता है। शिन अपने बैरियर से उसे रोकने लगता है पर उसे ऐसा करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी और सभी को अपने माना से यूनिफॉर्म्स को एक्टिवेट करने को कहता है। फ्लेम्स की वजह से उसके हाथ जल जाते हैं पर हीलिंग मैजिक की वजह से उसके जख्म बड़ी जल्दी ही भर जाते हैं। वहीं शिन अजीबोगरीब सा व्यवहार करने लगता है जैसे कि वो पागल ही हो गया हो और देखते ही देखते वो एक डीमन में बदल जाता है। शिन ऑगस्ट से कहता है कि वो सभी को लेकर यहाँ से चला जाए। ऑगस्ट नहीं जाना चाहता था पर शिन के फोर्स करने पर वो सभी को वहाँ से ले जाता है। सभी के जाने के बाद शिन अपने ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है और उसे छोटे हमलों से रोकने की कोशिश करता है पर जितना उसने सोचा था वो छोटे फ्लेम्स उससे कहीं ज्यादा डैमेज करते हैं। पर तभी कर्ट फिर से खड़ा हो जाता है और शिन को गालियां देने लगता है। ये देख के शिन हैरान हो जाता है क्योंकि डीमंस ना ही सोच सकते हैं ना ही कुछ बोल सकते हैं। इसके बाद शिन कर्ट के किए गए हमलों को डॉज करता हुआ उसके ऊपर लाइटनिंग से हमला करता है पर इसके बाद भी कर्ट नहीं रुकता। वहीं शिन सोचने लगता है कि आखिर वो इसे कैसे बचाए क्योंकि अभी भी पूरी तरह से डीमन में नहीं बदला है। उसका गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता जाता है और उसकी मैजिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद को ही तबाह करने वाला था। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसके सारे अटैक फेल हो रहे थे। तो
अब शिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी अल्ट्रासोनिक ब्लेड को निकाल लेता है और बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ जाते हुए उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। ऐसा करने के बाद शिन को बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान की जान ले ली। तभी उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। उन सभी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि शिन ने अकेले ही एक डीमन को खत्म कर दिया। अगस्त कहता है कि अब चीजें काफी आगे जाने वाली है, क्योंकि ये हिस्ट्री में दूसरा इंसान था जो कि डीमन बना था और तुमने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया। तभी अगस्त के बॉडीगार्ड्स रॉयल गार्ड्स को वहां लेकर आते हैं। अगस्त उन्हें बताता है कि डीमन अब मारा जा चुका है और ऐसा करने वाला हीरो मर्लिन का ग्रैंडसन शिन है। ये सुन के सभी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और उसके नाम के नारे भी लगाने लगते हैं। आगे स्टॉर्म कह रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और अब उसकी नजरें शिन पर हैं। जब वहां उसके दोस्त आते हैं, शिन उनसे पूछता है कि क्या डीमोनॉइड बनना इतना आसान है। अगस्त उससे अग्री करता है और कहता है कि कर्ट तो अभी स्कूल में आया था, उसके पास इतनी मैजिकल नॉलेज नहीं है कि वो ऐसा कोई खतरनाक स्पेल कास्ट करे जिससे कि वो कंट्रोल खोकर डीमन बन जाए। तो उन्हें लगता है कि उसे जरूर आर्टिफिशियली बनाया गया होगा, क्योंकि जब कोई अपने आप डीमन बनता है वो बस पागलों की तरह चिल्लाता रहता है और उसका खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं होता। पर कर्ट के साथ ऐसा नहीं था। इसके बाद शिन और उसके दोस्त घर जाते हैं, जहाँ की अंकल डिस पहले से ही मौजूद थे। उनका एडवाइजर किंग को सलाह देता है कि सिटी को बचाने के लिए शिन को एक मेडल देना चाहिए। पर ग्रैंडपा और ग्रैनी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो शिन को पॉलिटिकल मामलों में शामिल करना नहीं चाहते। डिस कहता है कि लोगों को पहले ही पता चल चुका है कि एक ह्यूमन डीमन फिर से अपेयर हुआ था और उसे हराया भी जा चुका है, तो हम इसे नहीं छुपा सकते। और शिन ने आज वो करके दिखाया है जो कि आपने काफी साल पहले किया था, और आपको भी अवार्ड तो दिया ही गया था ना, इसलिए हम शिन को भी अवार्ड देना चाहते हैं। ये सुन के ग्रैंडपा मान जाते हैं, पर कहते हैं कि अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हम सिटी छोड़कर चले जाएंगे। डिस प्रॉमिस करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि किंग शिन के ग्रैंडपा के आगे झुक रहे थे। अगली सुबह जब शिन स्कूल जा रहा था, शहर की सारी लड़कियों में बातें चलने लगती है कि ये वही है जिसने अकेले ही डीमन को हराया था, और सभी उसके पीछे लट्टू हो चुकी हैं। वहीं स्कूल में शिन की पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके क्लब को ज्वाइन करने पहुंच जाते हैं। टीचर सोचता है कि अगर ये सभी उसके क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी के क्लब को तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो वो उन स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जो भी डायमेंशन मैजिक ढंग से करके दिखाएगा सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएगा। वहीं किंग की 2 मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी, जहां वो कहते हैं कि शायद डीमंस को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है और वो इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं शिन के क्लब में 2 नए मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, जिनका नाम बीन और ओलिविया होता है। बीन की फैमिली सिटी में वेपन्स बनाने के लिए जानी जाती है, वहीं ओलिविया की फैमिली रेस्टोरेंट चलाती है। शिन बीन से पूछता है, क्योंकि तुम ब्लैक स्मिथ के बेटे हो, क्या तुम मेरे लिए एक वेपन बना सकते हो? बीन कहता है कि वो अभी बस सीख ही रहा है, और जिसके वेपन ने एक डीमन को हराया हो वो उसके लायक वेपन कैसे बना सकता है। शिन कहता है कि वो एक आम वेपन है जिसपे उसने अलग अलग तरह की एन्चांटमेंट्स कर रखी हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी ब्लेड देकर उसे इम्प्रूव करने को कहता है। वहीं 2 इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगता है कि डीमन बनने से पहले कर्ट स्टॉर्म से मिला था, तो वो दोनों उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने अपनी आंखें कैसे खोई। स्टॉर्म बताता है कि उसे अपनी फैमिली लीडरशिप से निकाल दिया गया था और उसने अपनी आंखें तब खोई जब किसी फैमिली मेंबर ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसके बाद वो पूछते हैं, हमने सुना है कि तुम काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने घर में इनवाइट करते हो, इसकी वजह क्या है? स्टॉर्म कहता है कि मैं तो बस उनके स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, और जो कर्ट के साथ हुआ वो जानकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। इसके बाद वो उससे उसकी मदद मांगते हैं और कहते हैं कि वो एक स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो पता लगाए कि कर्ट आखिर डीमन बना कैसे था, और वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। इसके बाद वो सभी कैफेटेरिया में बैठे थे, जहाँ शिन बीन को बता रहा था कि उसे कैसी स्वॉर्ड चाहिए। वो कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी है कि स्वॉर्ड पतली हो, पर दिक्कत यह है कि पतली स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी टोनी कहता है कि क्यों ना स्वॉर्ड्स को ऐसे बनाया जाए ताकि सिर्फ ब्लेड्स को ही रिप्लेस करना पड़े, इससे वो जल्दी रिप्लेस भी कर पाएंगे और खर्चा भी कम आएगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स स्टॉर्म को कर्ट के पास लेकर जा रहे थे, पर जैसे ही वो परेड ग्राउंड में पहुंचता है, चारों तरफ से सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर कहता है, तुमने एक गलती कर दी, किंग ने हमें डीमन का नाम बताने से मना किया था, पर तुम्हें तो हमारे बताने से पहले ही पता चल गया। ये सुन के स्टॉर्म हंसने लगता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कर्ट का नाम छुपाने वाले थे, ये तो बस मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। तभी सभी सोल्जर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स स्कूल से घर जा ही रहे थे, पर तभी वहाँ एक धमाका होता है। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ स्टॉर्म खड़ा था। उन्हें देख के इन्वेस्टिगेटर उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि कर्ट की डीमन बनने के पीछे इसी आदमी का हाथ था। ये सुन के शिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से स्टॉर्म पर हमला कर देता है, पर स्टॉर्म बैरियर बनाकर उसके हमले से बच जाता है। और इसके बाद शिन जब उस पे तलवार से हमला कर रहा था, वो उसके हर हमले से बचता जाता है। जिसके बाद शिन अर्थ मैजिक का यूज करके स्टॉर्म को ऐसी जगह पे पहुंचाता है जहां से वो एस्केप ना कर सके, पर स्टॉर्म फ्लोटिंग मैजिक का यूज करके उड़ने लगता है। शिन अपनी गियर का यूज करके उसके ऊपर उड़कर हमला करता है, जिससे स्टॉर्म बड़ा ही ऊंचा
चिल्लाने लगता है और इसकी वजह से उसकी आंखों पर लगा चश्मा भी टूट जाता है। पर इसकी वजह से सभी लोग देख सकते हैं कि वो एक डीमन है और उसे खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है। वो खुद की बड़ाई करने लगता है कि उसके पास ऐसी ताकत है कि उसके सामने ह्यूमंस कीड़ों के अलावा कुछ नहीं है। तभी शिन उसके ऊपर अपने फायर से हमला करता है। स्टॉर्म को लगता है कि वो मिस कर गया, पर असल में वो एक मैजिक स्पेल को कास्ट करने के लिए बस उसका ध्यान भटका रहा था। वो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है और अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कई सारी बीम्स एक साथ स्टॉर्म पर गिरने लगती हैं, जिसके बाद वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। शिन अपने सर्च मैजिक का यूज करता है और उसे स्टॉर्म का कुछ पता नहीं लगता, पर उसे अभी भी शक है कि स्टॉर्म जिंदा है। तभी वहाँ पर नाइट डिवीजन कमांडर और कोर्ट मैजिक डिवीजन का कैप्टन आता है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ एक और डीमनॉइड आया है और उस डीमन को मारने के लिए वो शिन का थैंक यू कहते हैं और उससे उसके मैजिक के बारे में पूछते हैं। शिन बताता है कि उसने सन रेज को हीट रेज में कन्वर्ट करके उस पर हमला किया था और ऑब्वियसली जैसा कि हमें लगा था स्टॉर्म अभी भी जिंदा है। अगले दिन शिन और उसके दोस्त बीन की फैमिली की ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जा रहे थे। सभी लोग बड़े ही खुश दिख रहे थे, पर शिन अभी भी परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि स्टॉर्म अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब उसने इस अटैक को जंगल में ट्राई किया था वहाँ धमाका नहीं हुआ था और शायद वो धमाका स्टॉर्म नहीं किया होगा वहाँ से भागने के लिए। ये सुन के ऑगस्ट कहता है तुम वर्कशॉप में चाहे जो भी खरीदोगे उसे रॉयल फैमिली स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉर्म को तुम्हारे अलावा कोई हरा सकता है। इसके बाद वो सभी बीन की वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं और वो अपने डैड को उनसे मिलने के लिए बुलाता है, पर वो कुछ काम कर रहे थे इसलिए वो भड़क जाते हैं। पर तभी ऑगस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसे देखते ही बीन के डैड और सभी वर्कर्स घुटनों के बल आकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। आगे ऑगस्ट उन्हें शिन के लिए वेपन बनाने को कहता है। इतने छोटे बच्चे के लिए वेपन बनाने के नाम पर वो थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। तभी ऑगस्ट शिन को इंट्रोड्यूस करता है। यह है शिन वॉल्फार्ड, वाइज मैन मर्लिन के ग्रैंडसन। ये सुनने के बाद तो वो वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम एम्पायर के इंपीरियल कासल में दो लोगों को बात करता हुआ देखते हैं। जेस्ट कहता है कि किंगडम में मेरा एक जासूस है और उन्हें खबर मिली है कि किंगडम काफी सारे डीमंस के हमलों से जूझ रहा है और उन्हें लगता है कि ये शाइट पर कब्जा करने का बहुत सही मौका है। इसके बाद वो सभी वर्कशॉप से बाहर आ जाते हैं और शिन को पता लगता है कि थर्ड फ्लोर पर एक्सेसरीज बेची जाती हैं। शिन तुरंत ही सिसिली से पूछता है कि क्या तुम कोई एक्सेसरीज खरीदना चाहती हो। ये सुन के सिसिली शर्माने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम रिंग की बात कर रहे हो, पर हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, तो शायद नेकलेस या ब्रेसलेट चलेगा। तभी शिन कहता है मैं सोच रहा था कि एक डिफेंसिव मैजिक से एन्चांटेड एक्सेसरी सही रहेगी, और बेचारी सिसिली के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। और ये देख के बाकी सभी भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कभी तो प्यार की दो बातें कर लिया कर भाई, जब देखो डिफेंस, मैजिक, डीमंस और तलवार यही सब करता रहता है। इसके बाद वो दोनों एक्सेसरी बाय करने के लिए पहुंच जाते हैं। शिन उसके लिए एक रिंग पसंद करता है जो कि सिसिली को भी बहुत अच्छी लग रही थी और वो अपने हाथों से ही उसे पहना देता है और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैरिज प्रपोजल हो। इसके बाद अवार्ड फंक्शन में सभी लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं, जहाँ किंग कहते हैं कि किंगडम के लिए जो तुमने किया है वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट ऑनर ऑफ मेरिट का अवार्ड देता हूँ। इसके बाद वो सभी को बताते हैं कि शिन को जब वो स्कूल में लाने वाले थे उन्होंने अपने दोस्त वाइस मैन से प्रॉमिस किया था कि वो कभी शिन को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, और अगर उनका ये प्रॉमिस टूटता है तो वाइस मैन और उनकी फैमिली ये सिटी छोड़कर चले जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि सभी लोग ये प्रॉमिस याद रखें। अगले दिन शिन जब स्कूल के लिए जा रहा था, दरवाजे के बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े थे और उसे देखते ही वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि डीमनॉइड को मारने के बाद शिन एक सेलिब्रिटी बन चुका है और इसी वजह से शिन गेट का यूज करके सीधा क्लासरूम में पहुंच जाता है। उस गेट को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके पूछने पर शिन बताता है कि इस गेट से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, पर ये टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं बल्कि रिलोकेशन मैजिक है। पर किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। आगे शिन कहता है किंगडम की हालात को देखकर मुझे लगता है सभी को मैजिक में लेवल अप करना चाहिए और उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि वो सभी कितने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। वो पूछते हैं कि ये जानने की क्या जरूरत है। शिन कहता है कि हायर मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें उतने लेवल का मैजिक कंट्रोल करना आना चाहिए, पर उनका मानना था कि हायर मैजिक को कंट्रोल करने के लिए खतरनाक चैंटिंग और विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। पर शिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें मैजिक के बेसिक्स पता है तो तुम बड़े से बड़े मैजिक स्पेल को कंट्रोल कर सकते हो। इसके आगे वो मैरिया को एक शील्ड मैजिक यूज करने को कहता है, पर वो बैरियर बहुत पतला और कमजोर था। इसके बाद वो सिसिली को उसके एन्चांटेड रिंग से बैरियर बनाने को कहता है और जब वो बैरियर बनाती है वो डबल लेयर बैरियर था और काफी मजबूत, क्योंकि उसने जो उसे रिंग दी है वो मैजिक के प्रिसाइज कंट्रोल से एन्चांट की हुई है। इसके बाद शिन डिसाइड करता है कि वो सभी को दिखाएगा कि वो कितना मैजिक कंट्रोल कर सकता है, पर उसका मैजिक इतना ज्यादा डेंस था कि उन लोगों को सांस भी नहीं आ रही थी। और शिन कहता है कि अगर वो इतना मैजिक भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो डीमन से लड़ना तो भूल ही जाएं, और उसने जो मैजिक दिखाया था वो असल में उसका पूरा मैजिक था भी नहीं। इसके बाद वो अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आता है, जहाँ सभी लोग
लोग बड़े एक्साइटेड हैं वाइसमैन और मेलिडा से मिलने के लिए। शिन बताता है कि जब वो स्कूल के बाहर आ रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ थी और इसीलिए उसे गेट से आना पड़ा। ये सुन के वो हंसने लगते हैं। इसके बाद शिन उन्हें अपने स्टडी क्लब के बारे में बताता है जहाँ वो सभी को मैजिक की ट्रेनिंग दे रहा है। वाइसमैन सभी से कहता है कि भले ही शिन को मैजिक मैंने सिखाया हो पर विजुअलाइजेशन करने का तरीका उसका है। वो रिजल्ट को नहीं बल्कि उसके प्रोसेस को विजुअलाइज करता है। और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि फायर जलता कैसे है, पर उनमें से किसी को भी नहीं पता था। मर्लिन कहता है कि उसे भी नहीं पता, पर उसका ग्रैंडसन ऐसे ही सवाल पूछता है और इसी तरह से उसका मैजिक इम्प्रूव होता है। इसके बाद मर्लिन गेट मैजिक का यूज करता है जो देख के शिन शॉक हो जाता है। मर्लिन कहता है कि ऐसे करना आसान तो नहीं था पर तुम्हारे बताए गए तरीकों से मैं इसे कर पाया। और वो सभी से कहते हैं कि अगर तुम सब भी शिन की तरह मैजिक के प्रोसेस को समझो और ढंग से विजुअलाइज और अपने माना को कंट्रोल करो तो तुम भी उसकी तरह मैजिक कर सकते हो। उन सभी के जाने के बाद ग्रैनी कह रही थी, मैं जानती हूँ कि तुमने गेट मैजिक का यूज करना सिर्फ शिन के लिए सीखा है, क्योंकि जब भी शिन अपना मैजिक यूज करता है लोग उसे अलग नजर से देखते हैं, पर अगर तुम भी वैसा मैजिक यूज करोगे तो वो सभी शिन को अजीब नहीं समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिन का वेपन बन के तैयार था और उसमें ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो बड़ी ही आसानी से ब्लेड्स को चेंज कर सकता है। जिसके बाद शिन सभी के लिए एक्सेसरीज लेकर आता है और कहता है कि वो उन पर डिफेंस मैजिक लगाने के बाद ही उन्हें देगा। आगे ऑगस्ट उससे पूछता है कि क्या वो उसकी स्वॉर्ड को आर्मी के लिए यूज कर सकता है क्योंकि इससे उनका खर्चा कम हो जाएगा। शिन कहता है कि इसका आइडिया टोनी का है, तो अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे शिन पूछता है कि पर ये तुम अचानक से क्यों पूछ रहे हो। ऑगस्ट कहता है कि वॉर काफी करीब आ चुकी है। बाकी सबके पूछने पर ऑगस्ट बताता है कि किंगडम में वॉर पर जाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो शायद हमें भी जाना पड़ेगा। और वो शिन की तरफ देखकर कहता है कि डीमोनॉइड्स की बात अलग है पर हम तुम्हें कभी भी वॉर में जाने नहीं देंगे। पर शिन कहता है कि अगर तुम सभी की जान खतरे में आई तो मैं वॉर में जरूर जाऊंगा क्योंकि तुम सभी मेरे दोस्त हो। वहीं दूसरी तरफ किंग को भी एम्पायर आर्मी के अपने बॉर्डर पर होने का पता लगता है और वो भी अपनी मिलिट्री को तैयार होने का ऑर्डर दे देते हैं। ब्लस्टिया एम्पायर का एम्परर काफी गुस्से में है। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शायद तो पहले ही डीमन से लड़ने में बिजी है, तो वो बॉर्डर पे हमारी आर्मी से लड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। वो तुरंत ही वहाँ जेस्ट को बुलाने का ऑर्डर भेज देता है, पर वो उससे बताते हैं कि कल रात से ही जेस्ट और उसकी टीम कहीं गायब हो चुके हैं। ये सुन के किंग समझ जाता है कि ये सब कुछ जेस्ट की चाल थी। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और उससे बताता है कि हमारे किंगडम पर बहुत सारे डीमंस ने हमला कर दिया है। तो किंग सभी सोल्जर्स को वॉर से हटाकर कैपिटल में उन डीमंस को भगाने का ऑर्डर देते हैं। वहीं उनके एम्पायर में डीमंस ने सोल्जर्स का रास्ता रोक दिया है और उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और जो डीमंस का एम्पायर पर हमला हुआ है उसके पीछे स्ट्रॉम का ही हाथ है। स्ट्रॉम कहता है कि ट्रूप्स को आने में यहाँ 3 दिन लग जाएंगे, तब तक हमें इंपीरियल फोर्सेस के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद जब सभी सोल्जर्स वापस आते हैं एम्परर उन्हें ऑर्डर देता है कि आज सूरज डूबने से पहले सभी डीमंस खत्म हो जाने चाहिए। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है स्ट्रॉम उसकी चेयर पर बैठा हुआ था। वो एम्परर को उसी के रूम के अंदर बंद कर देता है और फिर उसे मैजिक सर्कल से अपनी जगह पर रोक देता है और अगले ही पल उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी वहाँ एम्परर को आखिरकार खत्म करने के लिए दोनों मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, पर वहाँ उनका सामना स्ट्रॉम और उसके डीमन आर्मी से होता है। वो तुरंत वहाँ से वापस आ जाते हैं और ये सारी चीजें किंग को बताते हैं। स्कूल में टीचर कह रहे थे कि स्ट्रॉम को इंपीरियल कैपिटल में देखा गया है, उसका मकसद क्या है कोई नहीं जानता और ऐसा भी हो सकता है कि उससे लड़ने के लिए हमारी जरूरत पड़े। तो अब हम सभी को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और इसीलिए हम नाइट ट्रेनिंग स्कूल के साथ ट्रेनिंग करेंगे। पर ये सुन के उन सभी का मुंह बन जाता है क्योंकि नाइट्स और मजिशियंस के रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं है। नाइट्स मजिशियंस को स्प्राउट्स कहते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं और वो बदले में उन्हें सांड कहते हैं क्योंकि उन्हें बस अपने हाथ पैर चलाना ही आता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, पर ये सुन के सभी लोग भड़क जाते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड और मैजिक दोनों ही यूज कर सकता है। सिसिली उससे पूछती है कि उसे ट्रेनिंग किसने दी है। शिन बताता है कि उसे माइकल ने ट्रेन किया है। ये सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि माइकल को सभी स्वॉर्ड सेंट के नाम से जानते हैं और उनसे बेहतर स्वॉर्ड कोई नहीं चला सकता। आगे सभी ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए कैपिटल के बाहर आते हैं जहाँ उन्हें फॉरेस्ट के अंदर टीम में जाकर डीमंस को मारना था। एक टीम में 4 मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स और 4 नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। पर जैसे ही वहाँ नाइट पहुँचते हैं वो शिन को नीचा दिखाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिन उनके लिए बोझ ही बनेगा। काट के अंदर वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और शिन उनसे पूछता है कि क्या वो कभी डीमन से लड़े हैं। ये सुन के एक लड़की भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो क्योंकि तुमने एक डीमनॉइड को हराया है। शिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है और अगर हमारे ऐसे झगड़े ही चलते रहे तो डीमंस कहीं हमें टपका ना दे। और ये सुन के वो और भड़क जाती है और कहती है कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के ऑगस्ट कहता है ये ट्रेनिंग नाइट्स और मजिशियंस को साथ में लड़ना सिखाने के लिए है और अगर तुम्हें अपनी स्किल्स पर इतना ही घमंड है तो हम तुम्हारे साथ डीमन
से नहीं लड़ेंगे और तब शायद तुम्हारे अकल ठिकाने आएगी कि मैजिशियंस कितने जरूरी होते हैं। आगे जब वो सभी फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ क्रिस्टियाना और मार्क उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखते ही काफी सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो भी काफी फेमस हैं। इसके बाद सभी ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ नाइट्स उनसे आगे चल रहे थे क्योंकि जब उनका सामना डीमन से होगा तभी उन्हें मैजिशियंस की अहमियत का पता लगेगा। तभी शिन और मार्क को एक डीमन का पता लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो डीमन उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। नाइट स्टूडेंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये घमंडी औरत कहती है, अब देखो हम नाइट्स क्या कर सकते हैं, और वो सभी उसके ऊपर हमला करने जाते हैं। पर इन घमंडियों के लिए वो डीमन कहीं ज्यादा ताकतवर था और वो घूम के आकर उन्हें फिर से मारने ही वाला था। तभी शिन अपनी तलवार के साथ वहां पहुंच जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद क्रिस्टियाना नाइट स्टूडेंट्स के पास आती है और बड़ी लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद उन्हें एहसास दिलाती है कि वो आखिर कितने कमजोर हैं। इसके बाद सिसिली आकर उन्हें हील करने लगती है। वहीं सारे लड़के सिसिली के पीछे लट्टू हो जाते हैं और इसके बाद पूरे सफर के दौरान वो सभी लड़के सिसिली के आसपास ही मंडराते रहते हैं और उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। पर ये सब देख के शिन को जलन हो रही थी, तो अगस्त कहता है, अगर तुम्हें ये सब देख के जलन हो रही है तो तुम उनसे कह क्यों नहीं देते कि माई सिसिली इज माई सिसिली एंड नन ऑफ योर सिसिली। पर शिन में इतनी हिम्मत थी ही कहाँ। इसके कुछ देर बाद मार्क और शिन आसपास बहुत सारे डीमंस को सेंस करते हैं और तभी वहाँ दो एडवाइजर्स भागते हुए आते हैं और उन सभी को वहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि उस डायरेक्शन से 100 से भी ज्यादा डीमंस आ रहे हैं। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं, पर शिन कहता है कि वो उन सभी को अकेला ही संभाल लेगा। मार्क और क्रिस्टियाना तो जानते ही थे वो कितना ताकतवर है, तो वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को शिन के पीछे रहने को कहते हैं। जिसके बाद शिन अपने एटॉमिक बॉम्ब स्पेल की तैयारी करने लगता है। सभी लोग ये देख के डर जाते हैं कि उन डीमंस का लीडर बहुत ही हाई रैंकिंग डीमन है, पर शिन उन पर एक ही हमला करता है और जो चीज भी उसके अटैक के सामने आई वो भले ही डीमन हो या पेड़ पौधे, सब कुछ तबाह हो जाता है। शिन की ताकत को देखकर नाइट्स भी उसके फैन हो जाते हैं और वो लड़की शिन से माफी मांगने जाती है। वो सिसिली से भी माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों एक कपल है। ये सुन के वो दोनों शर्माने लगते हैं। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वो सभी एक टीम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें सामने एक बेयर डीमन दिखता है। नाइट्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं और पीछे से मैजिशियंस फायर बॉल से उस पर हमला करते हैं। उनके फायर बॉल से बेयर का ध्यान उन पर चला जाता है और वो खुद पे से काबू खो बैठता है। जब नाइट्स उस पर हमला करने जाते हैं, शिन अपने बैरियर से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से नाइट साथ में मिलकर उस बेयर को हरा देते हैं। मार्क उनके टीम वर्क को देख के इम्प्रेस्ड थे और मार्क उनसे पूछता है कि शिन के दोस्तों की इम्प्रूवमेंट का क्या राज है, क्योंकि अभी की उनकी ताकत उनके कोर्ट मैजिशियंस के बराबर है। शिन बताता है कि हमने स्कूल में एक स्टडी ग्रुप बनाया है जहाँ की हम सभी ट्रेन करते हैं। मार्क पूछता है कि क्या तुम किसी स्पेशल तरीके से ट्रेन करते हो। शिन कहता है कि नहीं, हम वैसे ही ट्रेन करते हैं जैसे मुझे ग्रैंडपा ने सिखाया था और साथ में मैंने उन्हें अपने विजुअलाइज करने का तरीका भी बताया है। तो मार्क कहता है कि मैं भी वही सीखना चाहता हूँ जो तुम इन्हें सिखा रहे हो। पर तभी वहाँ ऑगस्ट आता है और कहता है कि तुम मिलिट्री में हो, तो ऐसे में बात बिगड़ सकती है। अगर शिन का मैजिक दूसरे देश में पहुंच गया तो इस दुनिया को डीमन से पहले इंसान ही खत्म कर देंगे। और वो शिन से कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक को छुपा कर रखना चाहिए। ये सुनने के बाद मार्क कहता है, तो कम से कम तुम मुझे ये तो बता दो कि मर्लिन ने तुम्हें मैजिक कैसे प्रैक्टिस करवाया है। ऑगस्ट कहता है कि ये बहुत सिंपल है, तुम्हें बस अपने मैजिक कंट्रोल को रोज प्रैक्टिस करना है, जिससे धीरे धीरे तुम और ताकतवर हो जाओगे। लेकिन मार्क को यकीन नहीं होता कि ये चीज इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। तो ऑगस्ट सिसिली और मारिया को बुलाता है अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। वो दोनों जब बैरियर बनाती हैं, मार्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि वो भी आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देगा। वहीं उनकी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम टोनी और जूलियन को देखते हैं, जहाँ एक नाइट टोनी से बड़ी नफरत करता है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, पर वो उसे छोड़कर खुद मैजिशियन स्कूल में चला गया। तभी एक वुल्फ डीमन उनके सामने आ जाता है, पर नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स बिना प्लान के उन पर हमला करने चले जाते हैं। पर तभी और वुल्फ डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और जब वो मुसीबत में फंसे हुए थे, टोनी और बाकी मैजिशियंस उनकी मदद करते हैं। सुपरवाइजर ये देखकर हैरान था कि डीमंस एक हमले में ही पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और वहाँ सिर्फ गड्ढे बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नहीं बनती। उल्टा नाइट स्कूल के लड़के उनसे जलने लगते हैं। वहीं एलिस की टीम में सारी लड़कियां थी और नाइट स्कूल के सारे लड़के उन पे लाइन मारने में बिजी थे और जब उन पर छोटे डीमंस हमला करते हैं, उन नाइट स्कूल के लड़कों से वो भी नहीं संभल रहे थे, तो उनकी मदद करने के लिए उन सभी को आगे आना पड़ता है। वहीं जब ट्रेनिंग खत्म होती है, हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही ताकत का यूज कर दिया था। वहीं शिन का उदास चेहरा देखकर एलिस पूछती है कि क्या हुआ। ऑगस्ट बताता है कि शिन हम सभी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा
रहा है, क्योंकि शिन को छोड़कर हमारे स्टडी ग्रुप के सभी लोग ग्रेजुएशन के बाद उन सभी को नेशनल सुपरविजन में शामिल कर दिया जाएगा, सिर्फ शिन को छोड़कर, क्योंकि उनकी मैजिकल एबिलिटीज काफी जल्दी बढ़ी हैं। वो बताता है कि वो सभी एक स्पेशल यूनिट में ऐड कर दिए जाएंगे और वो यूनिट उसके कंट्रोल में होगी। शिन उसके लिए माफी मांगता है, पर वो सभी कहते हैं कि इसमें बुरी बात क्या है, ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमारा फ्यूचर अब सिक्योर हो चुका है। इसके कुछ दिनों बाद उस स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर्स बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और ऑगस्ट उन्हें याद दिलाता है कि वो कभी भी दूसरों को नहीं दिखा सकते कि वो कितने ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद ऑगस्ट उन सभी को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि ये भले ही एक टॉप सीक्रेट चीज है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इंपीरियल एम्पायर ने, डीमंस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। वहाँ के सभी सिटीजन्स और नोबल्स मारे जा चुके हैं और धीरे धीरे हालत बुरी होती जा रही है, क्योंकि हर अटैक के साथ डीमोनॉइड्स की तादाद और उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। ये सब सुनने के बाद शिन कहता है, क्योंकि हम उनसे सीधा लड़ने नहीं जा सकते, तो हम इस समर वेकेशन में ट्रेनिंग कैंप पर जाएंगे। वो सभी ट्रेनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज इसी माउंटेन में करने जा रहे हैं और इसलिए उन्हें पास में ही रिलैक्स करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। सभी एक एक करके अपने आइडियाज बताते हैं और मारिया बताती है कि हमें सिसिली की जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स एक हॉट स्प्रिंग को ओन करते हैं। शिन को आइडिया पसंद आ जाता है। आगे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है। वो इसे सपोर्ट तो करते हैं, पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे सुपरवाइजर की तरह कौन जा रहा है। शिन कहता है, अभी तो कोई नहीं डिसाइड हुआ। ये सुन के ग्रैनी भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम एक ही उम्र के लड़के लड़कियां एक ही छत के नीचे रहने वाले हो और तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, अगर ये मोहतरमा आ रही है तो मैं भी आऊंगा। अगले दिन सभी कैंप के लिए निकल जाते हैं। शिन कहता है कि कैंप तक पहुंचने में तो 2 दिन लग जाएंगे, क्या इतनी गर्मी में ये घोड़े चल पाएंगे उतनी दूर। मारिया बताती है कि उनके आर्मर पर कई सारे एन्चांटमेंट्स लगे हुए हैं और वो सभी मलीडा ने बनाए हैं। शाम को वो एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे जहाँ उनका सामना कुछ डीमन से होता है और क्योंकि सभी अपनी ताकत में काफी कॉन्फिडेंट थे, सभी डीमंस को हराने के लिए अपना नाम देने लगते हैं। तो वो स्टिक से डिसाइड करते हैं कि डीमन से कौन लड़ेगा और जो लड़की जीतती है वो अपने एक ही हमले से उन सभी डीमंस को हरा देती है। इसके कुछ समय बाद वो सभी सिसिली के सिटी में पहुंचते हैं, जहां जब वो सिसिली के घर पर पहुंचते हैं उसके सर्वेंट्स उनका स्वागत करते हैं और वो सिसिली और शिन को एक कपल समझ रहे थे। इसके बाद जब सभी लड़के साथ में नहा रहे थे, ग्रैंडपा सभी को थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि शिन का कोई दोस्त नहीं था, पर अब तो उसके इतने सारे दोस्त बन चुके हैं। शिन का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर ऑगस्ट कहता है कि शुक्रिया अदा तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि प्रिंस होने की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं था। पर शिन ने मुझे अपना कजन बुलाया और अपने बराबर ही समझा, जो सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। इसके बाद एक एक करके सभी लड़के शिन की तारीफ करने लगते हैं और शिन भी ग्रैंडपा को थैंक्स बोलता है कि वो आज जो भी है उन्हीं की वजह से है। और फिर से उसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ लड़कियां नहा रही थी, वो ग्रैनी की स्किन को देख के काफी इम्प्रेस्ड थी और उसकी ब्यूटी रूटीन के बारे में पूछने लगती हैं, जिसके बाद ग्रैनी उन्हें टिप्स देने लगती है कि वो अपने फिगर और स्किन को कैसे अच्छा रख सकती हैं। अगले दिन से ग्रैंडपा और ग्रैनी स्टूडेंट्स को ट्रेन करने लगते हैं। ग्रैंडपा सभी को मैजिक सिखा रहे थे, वहीं ग्रैनी एन्चांटमेंट्स। वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर ग्रैनी और ग्रैंडपा कह रहे थे कि ये बच्चे तो मैजिक डिवीजन को आराम से पीछे छोड़ देंगे। पर शिन कहता है कि डीमोनॉइड से लड़ने के लिए उन्हें अभी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पर सभी लोगों को लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। आगे शिन एक नया मैजिक ट्राई करने जा रहा था और सभी उससे बचने के लिए बैरियर बना लेते हैं, जिसके बाद शिन अपने मैजिक को एक्टिवेट करना शुरू करता है। वो मैजिक को एक बॉल में बना देता है और जब वो उसे फायर करता है वो काफी ज्यादा तबाही मचा देता है और हम देखते हैं कि जमीन तो झुलस गई थी। ये देख के ग्रैनी शिन के टकले पर मारती है और कहती है, तुमने इतना खतरनाक हमला क्यों किया। शिन घबराया हुआ कहता है उसे पता नहीं था कि ये इतना खतरनाक होने वाला है। उनकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सभी लोग मैंशन में वापस जा रहे थे, पर तभी ऑगस्ट शिन को कहता है कि वो उसे अपने गेट से महल में ले चले ताकि वो डीमोनॉइड्स की खबर वहाँ से ले सके। जब वो दोनों गेट से महल में पहुँचते हैं, उनके सामने एक लड़की आती है जिसे देख के ऑगस्ट घबरा जाता है। शिन के पूछने पर ऑगस्ट बताता है कि इसका नाम एली है और ये उसकी फियोंसे है। इसके बाद एली अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मुझे अपने नए हीरो शिन वोल्फार्ड से मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑगस्ट पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एली कहती है कि तुम मुझे और मे को छोड़कर अकेले ट्रेनिंग कैंप में कैसे जा सकते हो। तभी वहाँ मे आ जाती है जो कि उसकी छोटी बहन थी। वो भी भड़की हुई है क्योंकि वो भी मेलिडा की फैन है और फिर भी वो उसे घर पर छोड़ के चला गया और वो कैंप में जाने की जिद करने लगती है। पर तभी मे की नजर शिन पर जाती है तो वो माफी मांगकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेलिडा की वो बहुत बड़ी फैन है। शिन कहता है कि तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई और क्योंकि ऑगस्ट मेरे भाई जैसा है तो तुम मेरी बहन जैसी हुई। जिसके बाद मैं उसे बड़े भाई शिन कह के बुलाने लगती है। वहीं ऑगस्ट जब उन्हें साथ में ले जाने से मना कर देता है, वो दोनों किंग के पास पहुंच जाती हैं और किंग उन दोनों लड़कियों की साइड ही लेता है। किंग कहता है कि वहाँ मर्लिन, मेलिडा और यहाँ तक कि शिन भी होंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि
इन दोनों को कोई खतरा होने वाला है, जिसके बाद गेट का यूज करके वो सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। शिन मे को अपना हाथ पकड़ने को कहता है ताकि वो कहीं खो ना जाए। वो शहर में घूम फिर ही रहे थे, पर तभी एली भड़क जाती है। ऑगस्ट दिन भर शिन शिन ही करता रहता है। तुम्हारे बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? वो मुझसे तो कभी प्यार भरी बातें करता ही नहीं है, हमेशा तुम्हारे नाम की माला ही जपता रहता है। ऑगस्ट एली को समझाता है कि पगली ऐसा कुछ नहीं है, शिन तो एक लड़की को पसंद भी करता है। वहीं शिन अभी भी डिनायल में है, पर ऑगस्ट उससे कहता है कि अभी ये सही मौका है, तुम्हें अपने प्यार की नैया को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। शिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पसंद करती है? ऑगस्ट कहता है कि कोई भी तुम दोनों को ये बड़ी ही आसानी से बता सकता है, जिसके बाद शिन घबराया हुआ मान ही जाता है। इसके बाद जब वो सभी कैंप में वापस पहुंचते हैं तो एली और मे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये जानने के बाद कि मे उसकी बहुत बड़ी फैन है, ग्रैनी उससे जाकर हाथ मिलाती है और उसे देख के वो कहती है कि ये छोटी बच्ची बहुत क्यूट है, शिन की तरह शैतान नहीं। पर शिन कहता है कि बचपन में तो मैं भी क्यूट था, मैं तो आपकी बात भी मानता था, है ना? ग्रैनी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम दिन भर मस्ती करते रहते थे, मेरी नाक में तो तुमने दम कर दिया था। ये सुन के सभी लोग शिन की टांग खींचने लगते हैं। वहीं शिन को परेशान होता हुआ देखकर सिसली को बुरा लग रहा था और वो कहती है कि वो फिक्र मत करे, हमारे बच्चे बड़े ही क्यूट होंगे और वो अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे। पर जब उसे पता लगता है कि उसने क्या बोला है, उसका चेहरा टमाटर बन जाता है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात को किसी तरह शिन हिम्मत करके सिसली से बात करने जाता है। वहाँ सिसली जो उसने उटपटांग चीजें बोली थी वो कहने के लिए उससे माफी मांगती है और थोड़ी देर ऑकवर्डली खड़ा होने के बाद शिन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो कहा वो सुन के मुझे अच्छा लगा। और धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं और वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हैं। जिसके बाद शिन हिम्मत करके सिसली को आई लव यू बोल ही देता है। ये सुन के सिसली रोने लगती है और कहती है कि उसे लग रहा था कि शिन उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, पर अब उसे पता चल गया है कि बात कुछ और भी थी और फिर वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। जिसके बाद वो दोनों किस करने जा ही रहे थे, पर तभी पीछे से मारिया और उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं और तब उन्हें पता लगता है कि वहाँ सिर्फ वो सब नहीं बल्कि स्टडी ग्रुप के सारे लोग आ रखे हैं और यहाँ तक कि ग्रैंडपा और ग्रैनी भी पहुंचे हुए हैं। उन सभी को देख के शिन ऐलान करता है कि वो और सिसली अब से एक कपल हैं। अगले दिन सभी लोग बीच पे पहुंचे हुए हैं जहाँ शिन बताता है कि वो आज अलग तरीके से ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके बाद वो वॉलीबॉल के सारे रूल्स उन्हें समझाता है और कहता है कि वो इस बॉल पे किसी भी तरह का मैजिक यूज कर सकते हैं। वॉलीबॉल के थ्रू सभी लोग अपना मैजिक कंट्रोल में यूज करने का प्रैक्टिस कर रहे थे। जब मैच खत्म हो जाता है तो सभी लोग रात में घर पहुंच जाते हैं जहां वो सभी अपने बचपन की बातें कर रहे थे। जहां अगस्त बताता है कि बचपन में ही सारी लड़कियां उसे घेर लेती थी क्योंकि वो उस पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी, पर सिर्फ एली ही थी जो उसे जरा भी भाव नहीं देती थी और इसलिए अगस्त को एली पसंद आ गई। इसके बाद उनकी बातें लंबी चौड़ी चलती रहती हैं और शोर शराबा सुनकर वहाँ ग्रैनी पहुंच जाती है। और उसके पहुंचने से पहले सभी लोग चद्दर तान के पड़ जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। पर इस हड़बड़ाहट में शिन का हाथ थोड़ी गलत जगह पहुंच गया था और सिसली मौन करने लगती है। उसे ऐसे देख के शिन हड़बड़ाहट में उठ खड़ा होता है। जिसके बाद ग्रैनी समझ जाती है कि सभी लोग नाटक कर रहे हैं और सभी को लेक्चर देने लगती है। अगले दिन शिन और सिसली उसके पेरेंट्स से मिलने आते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, पर उनके सामने जाकर शिन का तो मुंह ही नहीं खुल रहा था। पर किसी तरह वो हिम्मत बांध के अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता ही देता है। तभी सिसली के डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, सिसली को चुनने के लिए शुक्रिया। पर सिसली की मॉम शांति से बैठी हुई थी और वो कहती है कि हमारी नोबल फैमिली में हम ऐसे ही डेट करने की परमिशन नहीं देते हैं और अगर तुम्हें उससे डेट करना ही है तो तुम्हें उसके साथ एंगेजमेंट करनी होगी। शिन कहता है कि वो इसके लिए तैयार है, जिसके बाद उसकी मॉम भी उसे परमिशन दे देती है। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्रैंडपा एली और मे के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी ट्रेनिंग करना चाहेंगे। इसके लिए एली तो मना कर देती है, पर मे कहती है कि वो ट्राई करेगी। ग्रैंडपा उसे बेसिक मैजिक कंट्रोल करना सिखाते हैं और वो अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा मैजिक को कंट्रोल कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल में स्टॉर्म अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा है। वहीं शिन फिर से अपना एक नया मैजिक ट्राई करने जा रहा था। ये सुनते ही सभी लोग बैरियर बनाकर उसके पीछे चले जाते हैं, पर शिन कहता है कि इस बार तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार कोई धमाका नहीं होगा। शिन एक स्टोन पर एक मैजिक करता है जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो शिन उन्हें बताता है कि ये फ्लोटिंग मैजिक है। जिसके बाद वो खुद पर फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा था। वहीं ये सब देख के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि वो पंछी बना मस्त गगन में उड़ सकता है। और शिन उन्हें बताता है कि उसने ये मैजिक स्टॉर्म से लड़ने के लिए सीखा है। इसके बाद उनका ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद शिन और सिसली ग्रैंडपा और ग्रैनी के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें बिना बताए एंगेजमेंट भी कर ली। ग्रैनी कहती है कि उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, पर इससे पहले कि ये न्यूज पब्लिक हो जाए मुझे एक काम के लिए सिसली के पेरेंट्स से मिलना होगा। इसके बाद वो सभी सिसली के घर में पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो सिसली के
उसके माँ बाप को शिन की सारी कहानी बताते हैं कि कैसे वो शिन से मिले और उसे ट्रेन किया और वो उसका असली ग्रैंडसन नहीं है। और वो उससे पूछती है कि ये जानने के बाद कि हमारे और शिन में कोई खून का रिश्ता नहीं है, क्या आप अब भी उसे सिसिली का फियांसे बनने की परमिशन देंगे। ये सुन के सिसिली के फादर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सच में हमें इतना नीच समझते हैं। हमने शिन को इसलिए परमिशन नहीं दी थी कि वो आपका ग्रैंडसन है, हमने उसे परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि वो सिसिली की वैल्यू करता है और वो हमेशा उसे सेफ रखेगा। जिसके बाद सिसिली भी कहती है कि वो शिन से प्यार करती है, उसके फैमिली बैकग्राउंड से नहीं। ये सब सुन के शिन उनसे वादा करता है कि वो सिसिली का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने सभी दोस्तों को नया डिफेंस आर्मर देता है जिसमें कैमोफ्लेज, टेम्परेचर मैनेजमेंट और कई सारे फीचर्स हैं। अगस्त कहता है कि ये डिफेंस आर्मर को देखकर ऐसा लगता है कि आज की ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होने वाली है। शिन कहता है बिल्कुल सही, आज हम कैटास्ट्रोफिक क्लास के डीमन से लड़ने वाले हैं। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं पर शिन उन्हें शांत कराता है और कहता है कि अब तुम इतने ताकतवर हो चुके हो कि उस लेवल के डीमन से भी लड़ सको। वहीं सभी को बाहर जाता हुआ देखकर मे जिद करने लगती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, पर क्योंकि आज की ट्रेनिंग खतरनाक है अगस्त उसे जाने की परमिशन नहीं देता। तो मे को शांत करने के लिए शिन उसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस देता है और कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आते इसके जरिए वो बात कर सकते हैं। पर ये देख के मेलिडा भड़क जाती है क्योंकि फिर से उसने ऐसी चीज बना दी थी जिससे पूरी सिविलाइजेशन चेंज हो सकती है। उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे फॉरेस्ट के और अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद ही वो एक कैटास्ट्रोफिक डीमन को डिटेक्ट करते हैं। शिन सभी को बताता है कि डीमन लायंस बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं पर वो स्लो भी होते हैं, इसलिए हमें उन पे दूर से हमला करना चाहिए। और ये सारी बातें वो सिसिली को कुछ ज्यादा ही प्यार से समझा रहा था। शिन सबसे पहले अपने सपोर्ट यूनिट को उससे लड़ने को कहता है पर अगस्त कहता है कि क्या इन्हें भेजना ठीक रहेगा। शिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये साथ में होंगे तो ये आसानी से उस डीमन को हरा सकते हैं। जिसके बाद वो पांचों उससे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और शिन की कमांड पर सभी लोग अपने मैजिक से उस डीमन पर हमला कर देते हैं। उन सपोर्टर्स को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था और उनके अटैक से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जब सारी धूल शांत होती है वो सभी देखते हैं कि वो लायन तो राख में बदल चुका है और उन सभी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक कैटास्ट्रोफिक क्लास के डीमन को हरा दिया था। शिन कहता है कि हमारे सपोर्टर यूनिट अगर साथ में मिलकर कैटास्ट्रोफिक क्लास के डीमन को हरा सकते हैं तो फिर हमारे मेन यूनिट तो अकेले ही ऐसे को हरा सकते होंगे। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। मेन यूनिट के सारे अटैकर्स अकेले ही एक कैटास्ट्रोफिक डीमन को हरा रहे थे। उन सब की प्रोग्रेस को देखकर शिन बड़ा खुश था। इसके बाद शिन की एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी हो रही थी। वो सज ही रहा था तभी उसके रूम में सिसिली आती है। वहीं वो एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे और बातों बातों में वो एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे। पर तभी वहाँ सिसिली की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि डाइनिंग रूम में समय पर आ जाना। थोड़ी देर में वो दोनों साथ में बाहर आते हैं और पार्टी शुरू करने से पहले अंकल डिस कहते हैं कि मैं इस किंगडम का राजा इस एंगेजमेंट का विटनेस हूँ और चलो इस खुशी के मौके पर थोड़ी पार्टी शुरू करते हैं। जिसके बाद उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद शिन और सिसिली बाहर खड़े थे जहाँ शिन सिसिली को एक रिंग निकाल कर देता है और कहता है कि भले ही हमारी एंगेजमेंट हो चुकी हो पर मुझे ये कहने का मौका ही नहीं मिला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ऑब्वियसली सिसिली ने तो हाँ ही करनी थी। जिसके बाद वो एक किस्सी के साथ इस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन शिन सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक कास्ट कर देता है और सभी को उड़ना सिखा रहा था। वहीं शिन ने एक लाउड स्पीकर भी बना दिया है जिसे वो टेलीफोन से कनेक्ट करके उन सभी को नीचे उतरने को कहता है। वहीं इंपीरियल एम्पायर में स्टॉर्म पूरे किंगडम को तबाह कर चुका है। जब नोबल्स अपनी जिंदगी मस्त जी रहे थे, आम लोग भूख से तड़प रहे थे, तो जब स्टॉर्म ने उन्हें डीमनॉइड बनाया उन्होंने सबसे पहले जाकर नोबल्स के ऊपर हमला कर दिया। स्टॉर्म अपनी आर्मी से कहता है हम एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए हैं पर अब आगे क्या, क्योंकि यही तो मेरा मकसद था। तभी एक डीमनॉइड कहता है कि उन्हें एक एक करके सभी देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए और इस तरह से सारी दुनिया पर उनका ही राज होगा। पर स्टॉर्म कहता है कि जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो, इसकी तुम्हें पूरी आजादी है, पर मेरा काम सिर्फ इंपीरियल एम्पायर को तबाह करना था तो मुझे इसमें मत घसीटो। इसके बाद वो डीमन वहाँ से जाने लगता है और स्टॉर्म सभी डीमन से कहता है कि अगर तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो लड़की जिसका की नाम मीरिया है उससे पूछती है कि तुम एम्पायर से इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तो सुना था कि तुम एम्पायर ड्यूक हुआ करते थे और अगले एम्परर तुम ही बनने वाले थे। स्टॉर्म उससे बताता है कि 2 साल पहले वो एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था जो हमेशा आम लोगों की मदद करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसके गार्ड ने उससे ये बात भी पूछी कि आप आम लोगों की इतनी मदद क्यों करते हो, आप तो एक नोबल हैं, आपको तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉर्म बताता है कि बचपन से ही उसे सिखाया गया है कि आम लोग नोबल्स के गुलाम होते हैं। पर जब वो एक दूसरे किंगडम में गया वो ये देख के हैरान हो गया था कि वहाँ एम्पायर जैसी कोई गुलामी नहीं थी और सभी कॉमनर्स बड़े खुश थे। उसी दिन उसे समझ आया कि उसके एम्पायर में आम लोगों के साथ कितना गलत होता है और उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी एम्पायर को वैसी ही जगह बनाएगा जहाँ कॉमनर्स खुशी
खुशी से और अपनी मर्जी से जी सके। तो वो अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, यहाँ तक कि उसके पास अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए भी ज्यादा समय नहीं होता था। पर स्टॉर्म के पीठ पीछे सभी नोबल्स उसे रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा चलता रहा और वो एम्परर बन गया तो वो कॉमनर्स के फायदे के लिए ही रूल्स बनाएगा। अगली सुबह स्टॉर्म को एक लेटर मिलता है जिसमें नोबल्स ने लिखा था कि उन्हें उसके आइडियाज पसंद आए हैं और वो जल्द ही कैपिटल में एक मीटिंग रखने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने स्टॉर्म को भी इनवाइट किया है। पर स्टॉर्म की वाइफ को लगता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी, पर स्टॉर्म कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सब कुछ अकेला संभाल सकता है। इसके बाद वो कैपिटल जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके सिटी के बाहर जाते ही नोबल्स उसके शहर में अफवाह फैला देते हैं कि स्टॉर्म को उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, वो असल में उन्हें किडनैप करके उन्हें बेचना चाहता है और उसकी अच्छाई सिर्फ एक नाटक है। जिसके बाद वो सभी लोगों को यकीन दिला देते हैं कि वो स्टॉर्म ही है जो कि लोगों को किडनैप करवा रहा है और बेच रहा है। इसके बाद वो लोगों को भड़काना जारी रखते हैं और उनसे कहते हैं कि वो पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें चीजों को अपने हाथ में ही लेना होगा। ये सुन के सारे कॉमनर्स स्टॉर्म के घर में जाकर आग लगा देते हैं जिसके अंदर उसकी वाइफ भी थी। जब स्टॉर्म अपने घर को जलता हुआ देखता है वो दौड़ा दौड़ा अपने घर के पास आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी वाइफ और अपने बच्चे की लाश उसके सामने पड़ी थी। वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि उन्हें पता लग चुका है कि वो स्टॉर्म ही है जो कि उनके बीवी और बच्चों को किडनैप करके बेच रहा है और उन्होंने उनके वैगन में किडनैप की गई बच्चियों को रंगे हाथ पकड़ा है और उस वैगन में उसके लोग भी थे। स्टॉर्म कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, अगर मान लो मैं ऐसा करता भी तो भला मैं खुलेआम ऐसा क्यों करूंगा। ये सुन के सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, पर इससे स्टॉर्म के बीवी बच्चे तो वापस नहीं आने वाले थे। उसके चारों तरफ से अजीब सा और आने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं ही गधा था जो ऐसे एम्पायर की भलाई के बारे में सोच रहा था जहाँ अच्छे कर्मों का नतीजा ऐसा होता है और अन्याय करने वाले नोबल्स आराम की जिंदगी जीते हैं। और वो कहता है कि जो लोग भी इस चीज के जिम्मेदार है वो इसकी सजा जरूर भुगतेंगे। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे उसकी मैजिक एनर्जी उसके कंट्रोल के बाहर चली जाती है और वो एक डीमोनॉइड बन जाता है। जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। उसी दिन स्टॉर्म ने डिसाइड किया था कि वो एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उसकी स्टोरी सुनने के बाद जेस्ट कहता है कि क्योंकि उसके मास्टर ने अपना गोल कंप्लीट कर लिया है उसे एक दूसरे गोल की जरूरत है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट लॉरेंस को कहता है कि वो डीमोनॉइड्स को लेकर शायद किंगडम के बगल वाले छोटे किंगडम पर हमला कर दे, क्योंकि अगर वहाँ पर हमला होता है तो शिन वहाँ जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अवलशाइड किंगडम में ऑगस्ट का क्राउन प्रिंस बनने का समय आ चुका है और उसकी कोरोनेशन सेरेमनी चल रही है। तभी वहाँ एक मैसेंजर आ जाता है जो बताता है कि काफी सारे डीमंस उनके बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। ये सुन के सारी जनता घबराने लगती है। ऑगस्ट उनसे शांत होने को कहता है क्योंकि उनके पास एक यूनिट है जो कि आसानी से इन डीमंस को हरा सकती है। इसके बाद वो शिन को अपने साथ स्टेज पर बुलाता है और उसे किंगडम के नए हीरो की तरह इंट्रोड्यूस करता है जिसने अकेले ही मैजिक एकेडमी में एक डीमोनॉइड को हरा दिया था। और वो बताता है कि वो सभी स्ट्रॉन्ग सिर्फ शिन की वजह से ही हो पाए हैं। जिसके बाद ऑगस्ट शिन से कहता है कि ऑडियंस को थोड़ा कुछ अच्छा सुनाओ यार और हमारे यूनिट का नाम भी रख देना, स्टडी क्लब बोलने में अब अजीब लगेगा। ये सुन के शिन की फट जाती है कि वो इन सब से बोले क्या और अचानक से ऐसे क्या नाम रख दे। किसी तरह शिन सबके सामने जाता है और कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारे यूनिट में हर कोई इतना ताकतवर है कि वो अकेला किसी भी डीमोनॉइड को हरा सकता है। जिसके बाद वो अपनी टीम का नाम बताता है अल्टीमेट मैजिशियंस। इसके बाद शिन सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक कास्ट कर देता है और वो सभी लोग स्वीट किंगडम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्वीट किंगडम में नाइट का कमांडर और उसके सोल्जर्स देखते हैं कि एक डीमंस का झुंड उनकी तरफ ही बढ़ता आ रहा है। ये देख के उसे लगता है कि उनका किंगडम भी तबाह हो जाएगा क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं है कि डीमोनॉइड से लड़ सकें। और अगर वो अवलशाइड से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो रेइंफोर्समेंट्स को आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। वो सभी मैजिशियंस को बुलाता है जो बैरियर्स बनाकर डीमंस के अटैक से उन्हें बचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिन और उसके दोस्त उड़ते हुए स्वीट किंगडम की तरफ जा रहे थे जहां ऑगस्ट अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि द अल्टीमेट मैजिशियन सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर अब तो काफी देर हो चुकी है। इसके बाद शिन सभी से कहता है कि वो दो के ग्रुप में डीमंस का सामना करेंगे और वो सिसिली से कहता है कि वो लड़ने की जगह पीछे रहकर इंजर्ड लोगों को हील करने पे ध्यान दे। वहीं स्वीट किंगडम के अंदर डीमन पहुंच चुके हैं और वहां उन्होंने तबाही मचा रखी है। तो डीमंस एक लड़की और उसकी माँ पर हमला कर रहे थे, पर इससे पहले कि वो उन्हें खत्म कर देते वहां शिन पहुंच जाता है और एक डीमन के मुंह पर जोर की लात मारता है। ये देख के दूसरा डीमन कहता है तुम यहाँ मरने आए हो क्या, पर इससे पहले कि वो अपनी बकवास और आगे बढ़ाता शिन एक ही अटैक से उस डीमोनॉइड को खत्म कर देता है। वहीं ऑगस्ट सभी सिटीजन्स के सामने कह रहा था कि वो सभी अवलशाइड किंगडम से मदद के लिए आए हैं और उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी डीमंस को खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो उन्हें ये भी बताता है कि शिन वोल्फहार्ड भी उनके साथ आया है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते
जाते हैं। इसके बाद उसकी टीम किंगडम में चारों तरफ डीमंस को मारने चले जाते हैं। वहीं जब एक डीमन एलिस को छोटी बच्ची कहकर बुलाता है, उस पर हमला करने के लिए उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है, तो लिन उस पर पानी डाल के उसे शांत कराती है और उसे समझाती है कि यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा, गुस्से से चीजें खराब होती हैं। ये सब सुन के एलिस शांत हो जाती है और जब वो पीछे देखती है, वो देखती है कि लिन के हमले से वो डीमन तो पहले ही मर चुका है। इसके बाद वो सभी मिलके पूरे किंगडम में अलग अलग जगह पर डीमंस को हराना जारी रखते हैं। वहीं शिन अकेला ही कई सारे डीमंस को खत्म करना जारी रखता है और ऐसा करने के लिए उसे अपनी जगह से भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। और ये सारी चीजें छुपकर लॉरेंस देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो शिन की कोई वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता है, पर धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी कोई कमजोरी है ही नहीं। इसके बाद ऑगस्ट और मारिया के सामने वही डीमन आता है जो स्टॉर्म के सामने उछल रहा था। उसे लगता है कि प्रिंस ही ग्रुप का लीडर है और अगर वो उसे हरा देगा तो सभी लोग यहाँ से डर के भाग जाएंगे। ऑगस्ट हंसता है और उससे कहता है कि वो लीडर नहीं है और वो भी उसके साथ अग्री करता है कि अगर वो लीडर को ही हरा देंगे तो बाकी सब अपने आप ही भाग जाएंगे। और वो डीमन को पहले हमला करने का न्योता देता है, पर तभी मारिया अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो दो ह्यूमंस का यूज करके उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो उन ह्यूमंस को उनके ऊपर फेंक देता है। जब मारिया उसे डॉज करने की कोशिश करती है, वो एक पावरफुल पंच से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसके स्पेशल आर्मर की वजह से उसका ज्यादातर डैमेज अब्सॉर्ब हो जाता है। पर अगर उसके पास आर्मर नहीं होता तो उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी होती। डीमन उसका हाथ पकड़ के उठाकर दीवार पे फेंक देता है, पर इन सब के बावजूद भी वो पूरी तरह से ठीक है और क्योंकि आर्मर में हीलिंग मैजिक था, उसकी थोड़ी बहुत चोटें भी हील हो जाती हैं। इसके बाद मारिया उसके ऊपर काफी सारे फायर अटैक्स करने लगती है, पर उन सभी हमलों का उस डीमन के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास एक मैजिक गियर था जो उसे स्वीट किंगडम के एक मैजिशियन से मिला था। और ये मैजिक गियर वही है जो कि शिन ने स्वीट किंगडम को दिया था। जिसके बाद मारिया और अगस्त डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग साइड से उसके ऊपर हमला करना जारी रखेंगे और उनके लगातार हमला करने की वजह से वो बैरियर आखिरकार टूट जाता है। जिसके बाद जब उसका ध्यान मारिया पे था, अगस्त पीछे से हमला करके उसे खत्म कर देता है। वहीं स्वीट किंगडम के रॉयल पैलेस में मर्लिन और मलिडा भी पहुंचे हुए हैं। वहीं लॉरेंस की ये सब देख के फट जाती है कि सिर्फ शिन ही नहीं बल्कि उसकी टीम के बाकी लोग भी कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, तो वो भला ऐसे लोगों को कैसे हरा सकते हैं। वहीं जेस्ट और मीरिया भी किंगडम के बाहर ही थे और वो भी समझ जाते हैं कि कोई आम डीमन शिन को हराने के लिए काफी नहीं है। वो अपने और ट्रूप्स को ऐसे फालतू में मरने देना नहीं चाहते, पर जैसी सिचुएशन है वो भला उन्हें बाहर कैसे निकालें। तो इसीलिए मीरिया डिसाइड करती है कि वो मैजिशियंस का ध्यान भटकाएगी ताकि डीमंस को यहाँ से भागने का टाइम मिल सके। वो शहर के बड़े से लोहे के दरवाजे को पिघला देती है और उसके बाद वो जहाँ भी जा रही थी वहाँ धमाके हो रहे थे। मीरिया आसानी से सभी नाइट्स को हरा रही थी और वो उनके कमांडर को भी राख में मिलाने ही वाली थी, पर तभी वहाँ लिन और एलिस पहुंच जाते हैं और उसके हमले को ब्लॉक कर देते हैं। मीरिया हमला करना रोकती है और उन लड़कियों से पूछती है कि वो है कौन। ये सुन के वो लड़कियां क्रिंज सा पोज देती हैं और खुद को अल्टीमेट मैजिशियंस का मेंबर्स बताती हैं। इसके बाद लिन उसके ऊपर हमला कर देती है, पर मीरिया उसके अटैक से आसानी से बच जाती है। जिसके बाद एलिस लगातार उसके ऊपर हमला करती जाती है, पर वो उसके हर हमले से आसानी से बच रही थी और उल्टा पीछे से जाकर एलिस पे हमला कर देती है, पर आर्मर की वजह से उसके जख्म हील हो जाते हैं। इसके बाद जब वो मारिया पे हमला करने जा रही थी, एलिस उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर मीरिया आसानी से उसके सभी अटैक्स को काउंटर कर रही थी और जब एलिस बैरियर से उसके अटैक से बचना चाहती है, मीरिया उसे जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर लिन उस पर हमला करने जाती है, पर मीरिया एलिस को शील्ड की तरह यूज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को पता लगता है कि मदद आ चुकी है, तो वो सभी डीमंस को यहाँ से भागने को कहता है, पर जब सभी डीमंस वहाँ से भाग रहे थे, शिन आकर उन्हें हवा में ही राख में बदल दे रहा था। पर उसके अटैक के रास्ते में कुछ स्वीट किंगडम के सोल्जर्स आ जाते हैं, तो उसे अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। जिसके बाद वो दोबारा हमला करने ही वाला था, पर तभी उसे एक बड़ा सा धमाका दिखता है जहाँ मीरिया एलिस को शील्ड की तरह यूज करके लिन पर अटैक कर रही थी। वहाँ टोनी और यूरी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर जब यूरी उस पर हमला करती है, वो एलिस को ही उसकी तरफ फेंक देती है, जो बैरियर से खुद को अटैक से तो बचा लेती है, पर वो जाके यूरी से टकरा जाती है। जिसके बाद टोनी भी मीरिया पर हमला करने जाता है, पर वो उसे भी बुरी तरह से हरा देती है। अचानक से लाइटनिंग से मीरिया पर हमला होता है, पर वो उसे डॉज कर लेती है और लिन को पत्थरों के बीच में दबाकर बेहोश कर देती है। अपने दोस्तों को बेहोश देखकर एलिस को गुस्सा आ जाता है, पर तभी मीरिया टोनी पर हमला कर देती है और जब एलिस उसे बचाने जाती है, मीरिया उसके ऊपर पत्थर से हमला कर देती है। इसके बाद वो यूरी को खत्म करने जा ही रही थी, पर तभी वहाँ शिन आ जाता है। वो अपने दोस्तों की हालत देखता है और यूरी से कहता है कि वो सभी को लेकर यहाँ से चली जाए। उनकी लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि उसके कुछ और दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं शिन से लड़ते वक्त उसे उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है और वो समझ जाती है कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। शिन सभी को वहाँ से हटने को कहता है,
पर तब तक मीरिया उन पर हमला करना शुरू कर चुकी थी। शिन उसके पीछे जा ही रहा था, तभी लॉरेंस अपने मैजिक से उसे रोक देता है। वहीं मीरिया मौका देखकर उन सभी पे एक्सप्लोसिव मैजिक यूज करने की तैयारी करने लगती है। शिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरिया के पीछे जाए या अपने दोस्तों को बचाए। मीरिया अपने स्पेल से उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और शिन को अपने सभी दोस्तों को उसके अटैक से बचाना पड़ता है। जब वहाँ का धमाका शांत होता है, मीरिया और लॉरेंस वहाँ से गायब हो चुके थे। वहीं ऑगस्ट कहता है कि आखिर इस हमले का मकसद क्या है, स्टॉर्म करना क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सभी डेमोनॉइड्स गुस्से में वापस जा रहे थे। मीरिया लॉरेंस को बताती है कि जेस्ट ने उसे उन्हें बचाने को बोला था। वहीं लॉरेंस अभी भी हैरान था कि आखिर शिन और उसके दोस्त इतने ताकतवर कैसे थे, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि स्टॉर्म दूर से ये सारी चीजें देख रहा था, जो कि कहता है कि शिन वोल्फहार्ड के होते हुए चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हीलर्स लोगों की मदद कर रहे थे, पर इंजर्ड लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और ज्यादातर को सिसिली हील कर रही है। ऑगस्ट हीलिंग के लिए सभी लोगों को बुलाने का ऑर्डर दे देता है और शिन को कहता है कि वो सिसिली की मदद करे। वहीं सिसिली जब एक इंसान को हील कर रही थी, उसका मैजिक खत्म हो जाता है, तो वो अचानक से ही अपना आर्मर उतार देती है और कहती है कि इसमें ऑटो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिससे शायद वो ठीक हो सके। और तभी वहाँ शिन आता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे बताता है कि आर्मर से भी उसकी इंजरीज ठीक नहीं होने वाली, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जिसके बाद वो उस आदमी को हील करने लगता है और वो देखता है कि अगर सिसिली ना होती तो वो आदमी तो टपक चुका होता। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसकी सभी इंजरीज को हील कर देता है। ये देख के उस बंदे की वाइफ उसका शुक्रिया अदा करती है। ऑगस्ट भी ये सारी चीजें देख रहा था और वो कहता है कि शिन, तुम आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, सिसिली उससे कहती है कि वो कितना अमेजिंग है और वो कभी भी उसके जैसा नहीं बन पाएगी और उसे लगता है कि वो शिन पर एक बोझ की तरह है। पर शिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो इंसान जिंदा सिर्फ तुम्हारी वजह से है और तुमने उस इंसान के अलावा कितने सारे लोगों की मदद भी की है। जिसके बाद वो सभी लोग जिनकी सिसिली ने जान बचाई थी, वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद स्वीट किंगडम के राजा ऑगस्ट और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद ऑगस्ट उससे बात करता है कि इस अटैक में उसे कई सारी चीजें समझ नहीं आई। पहली चीज तो ये कि जिन डीमोनॉइड्स ने इंपीरियल पर हमला किया था, वो डीमंस यहाँ नहीं आए और स्टॉर्म ने जब एम्पायर को तबाही कर दिया, तो यहाँ हमला करने का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि उन्हें आसपास के किंगडम के साथ अलायंस बनानी चाहिए। इसके बाद शिन कहता है कि उन्हें अगले डीमन अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑगस्ट भी ऐसा ही सोच रहा था और वो दोनों वादा करते हैं कि वो साथ में मिलकर दुनिया को बचाएंगे। इसके कुछ समय बाद वो गेट से अर्लशाइड किंगडम में वापस आ जाते हैं, जहाँ कुछ नाइट्स और मजिशियंस उनका इंतजार कर रहे थे। वो अल्टीमेट मजिशियन की सक्सेस के लिए पार्टी रखते हैं और वो सभी द अल्टीमेट मजिशियन के नारे लगाने लगते हैं। वहीं सड़े हुए नाम को सुनकर शिन का सर दर्द होने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ सभी लोग पहुंच जाते हैं और उनकी अचीवमेंट के लिए उन्हें बधाई देते हैं। ऑगस्ट अपने डैड के पास पहुंचता है और सारी रिपोर्ट देने के बाद वो उन्हें स्वीट किंगडम के साथ अलायंस के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उनकी परमिशन मांगता है ताकि वो बाकी किंगडम के सामने अलायंस के बारे में बात कर सके। किंग उसे परमिशन दे देते हैं। वहीं शिन भी अपने ग्रैनी और ग्रैंडपा से परमिशन मांगता है, जो कि उसे मिल जाती है। वहीं स्टॉर्म उन तीनों से कह रहा था कि तुमने जो भौकाल मचाया उसे देखने में तो मजा आया, पर मैंने तुम्हें वार्न किया था कि शिन वुल्फहार्ड को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुन के वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। बस स्टॉर्म बस वहाँ से उठ के जाने लगता है। जाते वक्त वो मीरिया से पूछता है कि दूसरा काम कहाँ तक पहुँचा। मीरिया कहती है कि अभी तक उन्हें पक्का पता नहीं चला है। वहीं दूसरी तरफ शिन की टीम अपने सफर पर निकलने जा रही है। शिन सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक यूज कर देता है और वो सभी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात को ग्रैंडपा और ग्रैनी का थोड़ा मूड बनने लगता है, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते, वहाँ गेट आ जाता है और शिन की सारी टीम वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जिसके बाद वो सभी मिलके वहाँ हुड़दंग मचाने लगते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।